Good evening, everyone, and welcome to this knowledge sharing session on GST credit reconciliation. I'm thankful to Ketul and Accounting Baba for running this wonderful platform where the accountants can gain the knowledge and get prepared ताकि आपको कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी है या एग्जिस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी जो जॉब में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो यू कैन फुलफिल इट विथ अ वेरी गुड नॉलेज and I'm also thankful for giving me this opportunity on this platform to share my knowledge on GST credit. Friends, हम ट्राई करेंगे कि कैसे सिंप्लीफाइड वे में आज के सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर सके, नॉलेज शेयर कर सके और ये काफी इंटरेक्टिव रहेगा। जैसे केतुल ने बताया, हम लोग काफी आपसे पोल के रूप फॉर्म में आंसर्स लेंगे, आपके व्यूज जानेंगे। कुछ मैंने केस स्टडीज मतलब के कुछ एग्जाम्पल भी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी रखे हैं जिसको आपको सॉल्व करने हैं, so you can give your answer to that and hopefully I will meet your expectations for the day. Okay, तो सेशन से की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, आज के सेशन में क्या क्या कवर कर रहे हैं हम लोग। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस एस्पेक्ट के एक तो रिकंसिलिएशन, जीएसटी रिकंसिलिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, हम लोग कैसे रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे रिकंसिलिएशन होना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिससे हम लोग ये इजी कर सके प्रोसेस। और कुछ मैं रेडी टू यूज टूल्स भी आपको शेयर करूंगा जीएसटीएन पोर्टल पे, जो कुछ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आप रेडीली यूज कर सकते हो। और कुछ रेडीमेड लाइक सॉफ्टवेयर्स भी है मार्केट में जिसकी आप हेल्प ले सकते हो रिकंसिलिएशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक पोल से शुरुआत करते हैं। तो पोल नंबर 1, आई रिक्वेस्ट दी केतुल टू रन द पोल। ओके फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आपको शो कर रहा होगा कि आप डू यू रिकंसाइल इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर जीएसटी रिटर्न एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खाली आपको यस नो में रिप्लाई देना है कि आप ये रिकंसाइलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जीएसटी रिटर्न्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो आपके पास अभी भी 20 मोर सेकंड्स यू हैव। सो सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स सो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड के क्या मुझे आज कवर करना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, क्या बेसिक में जाना चाहिए। आपको पोल के अंदर आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपको यस और नो के अंदर सिलेक्ट करना है। कुछ अभी भी पार्टिसिपेंट्स है जिसने अभी रिस्पांस नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट 2-3 सेकंड्स। ओके, वी कैन क्लोज इट। केतुल, शो द रिजल्ट। ओके, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 70% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग कि वो रिकंसिलिएशन करते हैं एंड 30% पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग कि नो। फाइन, वेल इनफ। आई कैन सी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग इट, दैट्स ग्रेट। एक और हम लोग सेकंड पोल भी लेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट पोल प्लीज। केतुल, नेक्स्ट पोल। ओके, हम ऐसा करते हैं, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। आप इसका रिप्लाई जो है मुझे चैट बॉक्स में कीजिए। क्वेश्चन जो रखा है मतलब जो है वो कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे रिकंसिलिएशन करते हो क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट का जो जीएसटी रिटर्न्स के हिसाब से है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। मतलब आप
ये मंथली करते हो जब भी GSTR 3B रिटर्न फाइल करते हो उस टाइम पे, क्वार्टरली करते हो, ईयरली करते हो मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, या फिर उस टाइम पे करते हो जब आप एनुअल रिटर्न GSTR 9 जो है, या फिर और GST ऑडिट रिपोर्ट है 9C, वो फाइल करने के टाइम पे आप ये रिकंसिलेशन करते हो। तो आपको मुझे फ्रेंड्स बताना है A, B, C और D। आप खाली चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि ABCD, या फिर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो आपके हिसाब से है, जो आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। ओके, मिक्स रिस्पॉन्स कमिंग ईयरली, कोई मंथली कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। ओके, GST ऑडिट के टाइम पे भी करते हैं एनुअल रिटर्न। आई कैन सी वन रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स जल्दी, और कोई जो रिकंसिलेशन करता है तो जस्ट टाइप इन द बॉक्स कैप कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये करते हो। मंथली अगेन, ओके, क्वार्टरली, जय सिंह, क्वार्टरली, ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, तो आई कैन सी मिक्स रिस्पॉन्स, कुछ मंथली कर रहे हैं मेजॉरिटी केस में, काफी लोग क्वार्टरली या ईयरली भी करते हैं। ओके, नाउ ये रिकंसिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई ये रिकंसिलेशन क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए काफी लोग को ये बेसिक आइडिया होगा, बट स्टिल सबसे पहले कि जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर वाइज करते हैं। उसमें एक्रूअल सिस्टम हो सकता है या कैश सिस्टम हो सकता है। आई होप एक्रूअल कैश सिस्टम में आप समझते होंगे, बट फिर भी कैश सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं या रिसिप्ट होती है तभी वो ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं। और अक्रूवल सिस्टम में क्या होता है कि भले ही हमने पेमेंट नहीं किया है बट वो ट्रांजैक्शन अक्रू हो चुका है, उसका पार्टी का इनवॉइस आ गया या हमने सेल किया है, तो उस बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं, और दैट आल्सो डिपेंड कि वो कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। तो जो अक्रूवल बेसिस पे है उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते होंगे, जो आपको आइडिया होगा, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है जो ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है। तो कभी कभी वो फाइनेंशियल ईयर के बाद का पीरियड का जो अमाउंट है जिसको हमको प्रीपेड करना पड़ता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है। और जीएसटी की जब बात करते हैं हम लोग, तो जीएसटी लॉ हैज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। उसमें कब क्रेडिट लेनी है ना, वो अलग प्रोविजंस है जो जीएसटी लॉ में है। तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएसटीआर 2A 2B जिसमें क्रेडिट शो करती है, हमारी परचेज की क्रेडिट बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल बाय द सप्लायर, तो वो 2A 2B है, वो अलग हिसाब से चलती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हम लोग मेंटेन करते हैं, अलग से करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर जो है मेरा वो कैश सिस्टम फॉलो करता है, और जो मैं है, प्लीज अनम्यूट, केतुल प्लीज अनम्यूट द, ओके, थैंक्स। तो जीएसटी में डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज करता हूँ और जीएसटी रिटर्न्स में। फिर इसके अलावा एक है कि जो फॉर्म 26 AS है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें हम लोग बेसिकली देख पाते हैं कि हमारी कितनी TDS और TCS की क्रेडिट हमें मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें जीएसटी टर्नओवर भी शो करता है, क्योंकि पैन नंबर के साथ ही जीएसटी नंबर लिंक होता है। तो दैट मीन्स कि इनकम टैक्स में के जो टर्नओवर या डेटा है उसको भी जीएसटी के साथ कंपैरिजन होता है। और ये एक रेडी रिपोर्ट है जिससे इनकम टैक्स ऑफिसर भी इसको कंपैरिजन कर सकता है और जीएसटी ऑफिसर भी कर सकता है। फिर उसके बाद में आप सबको आइडिया होगा कि जीएसटीएन पोर्टल है, उसके ऊपर एक क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है हर एक टैक्स पेयर का। और उसमें अपने को क्रेडिट शो होती है कि भाई मेरी आज की तारीख में कितनी क्रेडिट है, CGST, SGST, IGST। तो वो क्रेडिट भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो क्रेडिट बैलेंस शो हो रही है उससे मैच होना जरूरी है। और उसके बाद में है कि जैसे कि काफी केस में ऐसा हो सकता है कि भाई हमने एक मंथ का रिटर्न फाइल कर दी है जीएसटी का, और फिर कोई अपने को प्रीवियस मंथ का बिल हमारे पास आया और फिर हमने उसको बैक डेट में एंट्री पास की, मतलब प्रीवियस मंथ में। तो क्या होता है कि मेरी पिछले महीने की जो क्रेडिट है एज पर बुक्स और एज पर जीएसटी रिटर्न वो चेंज हो जाएगी।
तो ये सारे पॉसिबल रीजंस है जिसकी वजह से रिकंसिलेशन अपने को करना ही चाहिए। ओके, अभी हम लोग एक देखेंगे कि जीएसटी रिकंसिलेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस हिसाब से रहेंगे तो आपको रिकंसिलेशन करने में दिक्कतें नहीं आएगी, इट विल बिकम इजी। तो उसके लिए आपको जो लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अभी हम लोग कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ईआरपी सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम लोग टैली या कोई एकदम सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी बात करेंगे। तो अगर आप सेपरेट लेजर अकाउंट बनाते हो इनपुट और आउटपुट का, इनपुट मतलब कि मेरे परचेजेस और आउटपुट मतलब मेरे सेल्स, तो आपको इनपुट के सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्रेडिट का आप अलग लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हो, और सिमिलरली सेल्स में भी आप आउटपुट में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये 3 लेजर अलग मेंटेन करते हो, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। तो क्या होगा कि जब भी आप ये हिसाब से अगर लेजर मेंटेन करते हो, तो जब भी आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हो, उस टाइम पे आपको सेट ऑफ एंट्रीज करनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी केसेस में हम लोग नोटिस करते हैं कि ये हिसाब से नहीं होता है। काफी केसेस में ऐसा होता है कि खाली एक ही अकाउंट होता है इनपुट क्रेडिट का, और या फिर ऐसा होता है कि एक ही अकाउंट होता है सीजीएसटी, फिर इसमें सेल्स भी हो, परचेज भी हो, सब कुछ अंदर ही जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी बैलेंस मैच करनी है जीएसटीएन पोर्टल से, आपके पास करेक्ट डेटा होगा ही नहीं, आपको फिर वो बहुत ही मैन्युअली सब वर्किंग करके टैली करना पड़ेगा, और इसकी वजह से आप कहीं पे मिस कर रहे हो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि जो मैं बता रहा हूँ ना कि 3B रिटर्न फाइल होने के टाइम पे अपने को कैसे सेट ऑफ एंट्रीज बुक में पास करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर्स की कॉलम में मैंने लिखा है कि भाई कोई पर्टिकुलर मंथ में सीजीएसटी का पेएबल 10,000 था, एसजीएसटी का भी 10,000 था, आईजीएसटी का 5,000 था, और उसके सामने जो मेरे पास परचेजेस है, जो इनपुट क्रेडिट है, जो मैं ऐसा अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि जो 2A में भी शो हो रही है, 2B में भी शो कर रही है और एलिजिबल है, तो वो मेरी क्रेडिट है। आईजीएसटी की 5,000 है, सीजीएसटी की 5,000 और एसजीएसटी की 5,000। तो ये केस में मुझे जब जीएसटीआर 3B रिटर्न में फाइल करूंगा, तो मुझे ये सेट ऑफ एंट्री किससे पास करेंगे वो मैंने दिखाया है बाजू के कॉलम में। तो मुझे क्या करना है, जो पेएबल अमाउंट है वो सबको डेबिट करना है, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी जो है वो मैं उसको अभी सेट ऑफ कर रहा हूँ क्रेडिट के साथ। तो मैंने जैसे यहाँ पे सीजीएसटी को पेएबल को डेबिट किया, एसजीएसटी और आईजीएसटी को जो जो भी अमाउंट है रिस्पेक्टिव, और उसके अगेंस्ट में मैंने रिसीवेबल को एंट्री को क्रेडिट किया, क्योंकि रिसीवेबल अभी पहले मेरा डेबिट पड़ा होगा बैलेंस में, अभी मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट है जो 10,000, क्योंकि क्रेडिट मेरी कम है, तो 10,000 रुपया मुझे बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इस हिसाब से आप अगर एंट्री पास करोगे तो आपको इजी हो जाएगा रिकंसिलेशन करने में। ओके, तो वी मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट भी एक पोल आएगा आपके स्क्रीन पे। केतुल, कैन वी रन द पोल? yeah. Shikhar bhai, I think there's again a technical issue. तो नो इश्यू फ्रेंड्स, आपको ये स्क्रीन पे शो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि आप सेपरेट लेजर मेंटेन करते हो, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि जो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और सिमिलरली आउटपुट का भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपको रिप्लाई करना है यस, नो या नॉट श्योर। अगर आपको मालूम नहीं है ये पूरा कैसे मेंटेन होता है तो आपको नॉट श्योर करना है। तो फ्रेंड्स, आप क्विकली आप जवाब दोगे तो इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। ओके, ग्रेट, सब लोग का यस रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज वंडरफुल। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स जो जिसने जवाब नहीं दिया है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। ओके, आई एम सीइंग कुछ लोग नहीं कर रहे। ओके, एज पर टेक्स्ट टाइप। ओके, मतलब खाली इनपुट आउटपुट सेपरेट नहीं करते होंगे शायद, सी और एस एक ही रखते होंगे। ओके, यस यस यस, वेरी गुड। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग यस।
जिस लोग ने जो लोग ये हिसाब से नहीं मेंटेन कर रहे, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये नया फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, देयर वोंट बी मच एंट्रीज, अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अगर आप इसको 1 अप्रैल से भी ये सेपरेट कर लोगे तो बहुत यूजफुल होगा आपको। कैसे होगा वो आपको आगे मालूम भी पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट भी एक पोल है जिसमें आपको चैट बॉक्स में मुझे जवाब देना है कि आप बैकडेट एंट्रीज पास करते हो। ये काफी स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज है, इसमें ये काफी होते हैं कि आप बैकडेट एंट्रीज में हम लोग अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। मतलब कि जीएसटी रिटर्न हमने कोई एक पर्टिकुलर मंथ का फाइल कर दिया और उसके बाद में हम लोग परचेज की एंट्री वो मंथ में जाके करते हैं प्रीवियस में। तो प्लीज एवरीवन गिव द रिस्पॉन्स। करते हो आप तो यस, नहीं करते हो तो नो। बैकडेट एंट्रीज करते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है काफी केसेस में बैकडेट एंट्रीज करते हैं लोग, जिसकी वजह से रिकंसिलिएशन में बहुत इश्यूज आते हैं। ओके, रिस्पॉन्स है एंट्रीज जो बिल डेट, काफी लोग ऐसे भी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जब बिल रिसीव होता है उसके पीछे डेट मेंशन करके उसी डेट को वो एंट्री करते हैं ताकि कोई प्रीवियस बिल भी है तो वो नेक्स्ट मंथ में आ जाए। एंट्री इन करंट मंथ बट बिल डेट प्रीवियस डेट। ओके, ऐसा अगर सॉफ्टवेयर अलाउ करता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप करंट डेट में करो और बिल डेट जो है वो पिछले का हो। ओके फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग अभी जीएसटी एक्ट 2A जो एक फॉर्म है रिकंसिलिएशन करने के लिए, वो उसको उसके बेसिक्स को समझेंगे। काफी लोगों को आइडिया होगा बट फिर भी। तो जीएसटी एक्ट 2A क्या है बेसिकली कि इट कंटेन्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल्स बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड बाय द सप्लायर। जो सप्लायर है हमारे, उन्होंने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं उसको शो करता है। और ये 2A जो है एक डायनामिक रिपोर्ट है और वो चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन अपडेटिंग। जैसे ही सप्लायर रिटर्न फाइल करता है ये मेरा 2A जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर सप्लायर जो है कि कोई भी रिपोर्ट है, सप्लायर जून बिल ऑफ जून मंथ का बिल अगर जुलाई के 1 में शो करता है तो मुझे भी जुलाई के 2A में ये शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि भले जून का बिल है बट सप्लायर कोई भी रीजन से उसको जुलाई के जीएसटीआर 1 में अगर फाइल करेगा ना तो मेरे जीएसटीआर 2A में जुलाई में ही मुझे शो करेगा। उसके बाद में है कि जो एक दूसरी कॉलम्स भी उसमें शो होती है कि डिटेल्स ऑफ जीएसटीआर 1 के ये जो क्रेडिट शो हो रही है 2A में, उसका जीएसटीआर 1 सप्लायर ने कब फाइल किया है और कौन से मंथ में ये शो किया है, ये पर्टिकुलर एंट्री शो हो रही है। और उसके साथ में एक स्टेटस भी आता है कि डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी जीएसटीआर 1 की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबमिटेड था कि फाइल था। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैच है, जीएसटीआर 2A में हम लोग काफी बार देखते हैं कि स्टेटस लिखते हैं सबमिटेड नॉट फाइल्ड। तो उसका मीनिंग ये है कि उसने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है, खाली उसने डेटा अपलोड करके छोड़ दिया है। तो जो जीएसटी लॉ है उसके हिसाब से अगर फाइल स्टेटस नहीं है तो उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। इसकी वजह से ही जीएसटी लॉ में या जीएसटीएन पोर्टल पे 2B फॉर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि वो जीएसटीआर 3B का भी स्टेटस शो करता है कि भाई सप्लायर ने चलो जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया बट टैक्स पेमेंट किया कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसने अगर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किया है कि नहीं तो वो भी मुझे शो करेगा ताकि मैं अपने सप्लायर से फॉलो अप ले सकूं अगर 3B नहीं है। उसके बाद में जो जीएसटीआर 2B है, नया फॉर्म है, वो हम समझेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये फॉर्म जो है वो जीएसटीएन पोर्टल पे अगस्त 2020 से प्रॉपरली जनरेट हो रहा है। ये शायद जुलाई के आसपास ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। फिर इसकी खासियत ये है कि ये 13th डे मतलब 13 तारीख को रात को जनरेट होता है 12:01 पे। मतलब कि अगर ये मेरा जून मंथ चल रहा है तो जून मंथ का जो 2B है वो 13 जुलाई को जनरेट होगा रात को 12:01 पे। और उसमें क्या शो करेगा कि जो भी मेरे सप्लायर है उन्होंने जिसने अगर रिटर्न फाइल किए हैं 14 मतलब 14 तारीख से लेके 13 तारीख तक, ये साइकिल के बीच में जिसने भी रिटर्न फाइल किए हैं सप्लायर ने, वो सब की क्रेडिट मुझे जीएसटीआर 2B में शो करेगी।
तो यहाँ पे अगर मेरा सप्लायर है ना, अगर समझ लो कि GSTR 1 की वैसे ड्यू डेट है 11 तारीख, बराबर है, मंथली के लिए, और जो क्वार्टरली सिस्टम में है IIF जो बोलते हैं, तो उसके लिए है 13 तारीख। तो इसके वजह से ये 13 तारीख को रात को जनरेट होता है, और अगर मेरे सप्लायर ने लेट फाइल किया है तो वो मुझे नेक्स्ट मंथ के 2B में शो करेगा। तो इसमें GSTR 2B में हम लोग वो भी देख पाते हैं कि कितनी ITC जो है मेरी एलिजिबल है और कितनी नॉट एलिजिबल है, वो खुद आइडेंटिफाई करके देता है। बट लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक कैच है, आप ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे जो एलिजिबल है वो सब एलिजिबल ही रहेगी। जैसे कि मैं कोई फूड एंड बेवरेजेस है, या मैंने वाटर बॉटल्स ली है, या कुछ होटल्स के रेस्टोरेंट्स के बिल है, तो वो जी पोर्टल को मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो तो एलिजिबल में ही शो करेगा। तो वो मुझे अपने आप से डिसाइड करना है कि नहीं, इसकी क्रेडिट मुझे लेनी है कि नहीं है। यहाँ पे नॉट एलिजिबल में क्या आएगा? अगर कोई मुझे बता सकता है कि जो 2B है, GSTR 2B, उसमें नॉट एलिजिबल ITC कौन सी कैच करेगा पोर्टल अपने आप? किसी को अगर आइडिया है तो क्विकली टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, कौन सी ITC को वो इन एलिजिबल के सेक्शन में शो करेगा 2B। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। जैसे कि किसी होटल का बिल है, होटल स्टे का बिल है। अगर मेरा गुजरात में रजिस्ट्रेशन है, और समझ लो कि मैं कर्नाटका में कोई होटल में बैंगलोर में जा रहा हूँ, स्टे कर रहा हूँ, तो वो मुझे जब बिल देंगे तो वो कर्नाटका SGST और CGST का मुझे बिल देंगे। तो उसकी बकायदा क्रेडिट मैं गुजरात के नंबर पे नहीं ले सकता हूँ एज पर GST लॉ। तो ये जो 2B है ना मेरा, वो खुद डिस्टिंग्विश करके क्लासिफाई करके दे देगा कि भाई ये इसकी क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। तो ये एक इसका फायदा है। इसके बाद में जो 2B है, उसमें RCM की क्रेडिट, रिवर्स चार्ज की क्रेडिट भी शो करेगी। अगर मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, या मैंने कोई रिवर्स चार्ज में मुझे कुछ क्रेडिट लेनी है, तो वो भी मुझे शो करेगा। बट फ्रेंड्स, अगेन, इंपोर्ट के केस में सारी क्रेडिट यहाँ पे शो करेगी, बट सर्विसेज इंपोर्ट में नहीं करेगी, खाली गुड्स इंपोर्ट में करेगी। और रिवर्स चार्ज में भी ऐसा होता है कि अगर सामने वाले सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया है तो ही, अगर मैंने खुद GST डिडक्ट करके पे किया है, सप्लायर ने कुछ किया नहीं है, तो ये मुझे रिवर्स चार्ज के कॉलम में क्रेडिट शो नहीं करेगी। तो वो मुझे अपने आप आइडेंटिफाई करके मेरे 3B में क्लेम करना है। उसके बाद में जो भी क्रेडिट नोट्स है, मतलब कि मेरे सप्लायर ने अगर कोई क्रेडिट नोट इश्यू की है, अगर गुड्स रिटर्न हुआ है या जो भी रीजन से, तो वो मुझे क्रेडिट नोट के सेक्शन में शो करता है, 2B के और 2A के। तो ये जो 2B फॉर्म है ना, उसमें नीचे आपको सेपरेटली सेक्शन में दिख जाएगा कि भाई कितनी ITC मुझे रिवर्स करनी है बिकॉज के क्रेडिट नोट इश्यू की है मेरे सप्लायर ने, तो वो भी अपने आप शो करेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि GSTR 2B में जो भी फिगर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, वो GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आते हैं पोर्टल पे। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब वो फिगर फैच कर लेता है पोर्टल। और अगर आप कोई भी पोर्टल पे अलग फिगर डालोगे ना, तो आपको रेड वहां पे एक अलर्ट जैसा शो करेगा कि भाई आप जो है अलग फिगर शो इंसर्ट कर रहे हो 2B के कंपैरिजन में। इसमें कोई गलत नहीं है, अलग फिगर हो सकते हैं, बट यू शुड बी वेरी श्योर कि नहीं, मेरे कौन से रीजन से ये फिगर डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो अगर कहीं पे भी हम लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ये हेल्प करेगा अपने को। तो ये काफी बढ़िया फंक्शनलिटी है पोर्टल की। ओके, वापस से हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे आप सबसे। आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B GSTR 3B फाइल करते वक्त क्लेम करते हो, वो कौन से बेसिस पे करते हो। ए जो है ऑप्शन, उसमें है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी परचेज इनवॉइस आपके पास आए हैं सप्लायर से, उसके बेसिस पे करते हो। ऑप्शन बी है या GSTR 2A या 2B के हिसाब से करते हो जो सप्लायर ने फाइल करते हैं, या सी के ये दोनों में से कोई भी बेस नहीं है, कुछ अलग बेस से कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप क्विकली चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप कौन से बेसिस पे ITC क्लेम करते हो। ओके, A B दोनों मिक्स ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, काफी सारे केसेस में ए है, कोई बोल रहा है A और B दोनों है, कॉम्बिनेशन भी है। ग्रेट फ्रेंड्स, क्विकली
आप कौन से बेसिस पे आईटीसी क्लेम कर रहे हो 3B फाइल करने के टाइम पे? आप 2B 2A को फॉलो करते हो या फिर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से करते हो? ओके, ए बी, ज्यादातर के एक रेस्पॉन्स मुझे दिख रहे हैं या कोई केस में मिक्स भी आ रहा है। तो खाली मैं एक रूल को खाली बात करूंगा कि जीएसटी में एक 36(4) का रूल है, रूल नंबर 36 सब रूल 4, जिसके हिसाब से मुझे कंपल्सरीली 2A 2B से ही रिटर्न क्रेडिट क्लेम करनी है। वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा देखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन मुझे आपसे एक और रिप्लाई चाहिए कि आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का जो लेजर अकाउंट है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको आप जीएसटीएन पोर्टल पे भी क्रेडिट लेजर है जो शो करता है, वो सबको मालूम है कि वहां पे भी क्रेडिट लेजर में बैलेंस शो करती है। तो आप उसको रिकंसिलेशन करते हो? मेरा सवाल वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके बुक्स पे जो भी क्रेडिट शो कर रही है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसको आप क्रेडिट लेजर जो है पोर्टल से जनरेट होता है, उससे आप रिकंसाइल या टैली करते हो कि नहीं? आप रिप्लाई यस, नो, नॉट येट, नॉट श्योर, वो जो भी आप कर रहे हो प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स। ओके, काफी सारे रिस्पॉन्स है, यस नो कॉम्बिनेशन। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी बाकी है तो प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। ओके, सो काफी सारे केसेस में मैं एक ये रिस्पॉन्स भी आया है, कैन बी पॉसिबल टू मैच। इसको आप पॉसिबल कर सकते हो अगर मैंने यहाँ पे जो सिस्टम बताई है उसके हिसाब से आप फॉलो करोगे अकाउंट्स वगैरह को, तो ये रिकंसिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये रिकंसिलेशन करना जरूरी है जब भी जीएसटी के ऑडिट या असेसमेंट चालू होंगे डिपार्टमेंट के लेवल पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डोंट टच योर स्क्रीन, क्योंकि इससे काफी वो अनयूजुअल पैटर्न जनरेट हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये रिकंसिलेशन कैसे करना है, क्या रिकंसिलेशन करना है, मेनली आपको क्या क्या चीजें रिकंसिलेशन करनी चाहिए, अभी उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जो है कि जो भी मेरी परचेज की क्रेडिट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों अलग अलग हेड में करनी है, वो मुझे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 2B जो है उसके हिसाब से करना है। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B को अभी भी गवर्नमेंट ने कहीं जीएसटी लॉ में मेंशन नहीं किया है, उसको नोटिफाई नहीं किया है, बट एक रिसेंट 1-2 महीने पहले एक ट्वीट आया था जो सीबीआईसी का, उसमें उन्होंने रिस्पॉन्ड बताया था कि अभी आपको जीएसटीआर 2B के हिसाब से करनी चाहिए। तो 2A के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2A में 13 तारीख के बाद भी अगर सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया है तो वो सब आपको शो करेगा, जहाँ पे सबमिटेड स्टेटस है वो भी शो करेगा, जिसकी क्रेडिट आपको नहीं मिल सकती है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप 2B को फॉलो करोगे तो वो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी चांसेस ऑफ एरर। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 2B में जितनी भी एलिजिबल क्रेडिट है उसको ही रिकंसाइल करना है। ऑब्वियसली अगर एलिजिबल क्रेडिट नहीं है, जैसे कि मैंने इन एलिजिबल आईटीसी है, जैसे कि रेस्टोरेंट बिल है या कोई फूड एंड बेवरेजेस के, तो वो भले बुक्स में रहेंगे और सामने यहाँ पे भी रहेंगे 2B में, बट उसको मुझे क्लेम नहीं करना है। तो मुझे जो रिकंसिलेशन करना चाहिए वो 2B में जो भी आईटीसी शो कर रही है एलिजिबल, उसका करना चाहिए, और वो भी हेड वाइज सी, एस और आई तीनों अलग अलग होने चाहिए, टोटल लेवल पे नहीं करना है मुझे। और इसकी मंथली ही करना पड़ेगा, जब मैं 3B फाइल करूंगा उसी टाइम पे ये रिकंसिलिएशन करना चाहिए। और एक बात जो मैं 36(4) रूल की बात कर रहा था कि उसके हिसाब से 1 जनवरी से आप 105% ही क्रेडिट ले सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके जीएसटीआर 2B में समझ लो कि क्रेडिट कम शो हो रही है, आपके बुक्स के हिसाब से 100 रुपीज है, और 2B में समझ लो कि खाली 90 रुपीज शो कर रही है, तो रूल ऐसा बता रहा है कि आपको 90 रुपीज का 105% आप
क्लेम कर सकते हो, 5% तक आप एक्सेस क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मगर आप समझ लो कि 2B में भी अगर 100 शो कर रहा है तो आप 105 नहीं ले सकते हो, क्योंकि मेरा एलिजिबल आईटीसी बुक के हिसाब से 100 ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर 2B में अगर क्रेडिट्स कम है तो मैं 105% तक 5% में ज्यादा ले सकता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि जो मैंने बात की कि सीजीएसटी एसजीएसटी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा लेजर है और जीएसटीएन पोर्टल पे जो क्रेडिट लेजर है उसको मुझे मैच करना चाहिए, और वो भी एवरी मंथ करना चाहिए जब भी मेरा 3B रिटर्न फाइल हो जाए और मैं सेट ऑफ एंट्री पास कर दूं, जो मैंने आगे बताया था। तो क्या है कि आपको दिक्कतें नहीं आएगी, एनुअली ईयर एंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद में एक और इंस्टेंस आता है जब आपको रिकंसिलेशन करने की जरूरत पड़ेगी एनुअल, क्योंकि जीएसटीआर 9 एनुअल फाइल करेंगे उस टाइम पे भी आपको ये क्रेडिट शो करेगी कि आपने कितनी क्रेडिट क्लेम की है 3B में और आपको कितनी एलिजिबल है, वो आपको जीएसटीआर 9 में शो करेगी। तो एनुअली भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आपने मंथली बेसिस पे प्रॉपरली कर रहे हो तो एनुअल में आपके जो एफर्ट्स है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। उसके बाद में कभी कोई पिछले साल की क्रेडिट भी हम लोग क्लेम करते हैं, सितंबर तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपको रिकंसिलेशन में वो भी ध्यान रखना है कि मैंने कोई प्रीवियस पीरियड की अभी क्रेडिट तो क्लेम नहीं की है ना, नहीं तो क्या है कि आपका वो मिसमैच आएगा। तो यू शुड मेंटेन ऑल दिस वर्किंग इन अ एक्सेल फाइल, आप मंथली एक्सेल फाइल मेंटेन कीजिए। ओके, अभी जो नेक्स्ट है, एक केस स्टडी मैंने रखी हुई है आपके सामने, आई होप आप सबको विजिबल है। यहाँ पे एक केस में ऐसा है कि सीजीएसटी की इनपुट क्रेडिट है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जनवरी मंथ की 11,000। फिर मेरी जो अनक्लेम क्रेडिट पड़ी हुई है सीजीएसटी की, मतलब जो भी जीएसटी या 2B में शो नहीं कर रही है आगे के महीने की, वो मैंने कैरी फॉरवर्ड की है बुक्स में या मेरे अलग से वर्किंग में, जो 2,000 है, जो मैंने अभी तक क्लेम नहीं की है क्योंकि वो सप्लायर ने फाइल नहीं की है, तो वो 2,000 है। सो कुल मिला के मुझे जनवरी में 13,000 आईटीसी क्लेम करनी बनती है मेरे बुक्स के हिसाब से, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से। और जब भी मैं जीएसटीआर 2B जो है जनवरी मंथ का 13 तारीख को फाइल करता हूँ, 13 तारीख सॉरी डाउनलोड करता हूँ, 13 तारीख को रात को 12 बजे के बाद मैं ये देख पाऊंगा। तो 14th को मैं प्रैक्टिकली इसको डाउनलोड करता हूँ, तो उसमें मुझे शो कर रही है 10,000 की इनपुट क्रेडिट। तो वो 10,000 की इनपुट क्रेडिट शायद जनवरी की भी होगी या पिछले महीने के भी हो सकती है अगर सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स लास्ट में जो है कि मुझे जो जब मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा जनवरी मंथ का, जनवरी 2021 का, तो मुझे कितनी क्रेडिट क्लेम करनी चाहिए 3B में? फ्रेंड्स प्लीज आप अपना रिप्लाई आपके हिसाब से जो है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि मुझे जनवरी के 3B में कितनी क्रेडिट में क्लेम कर सकता हूँ। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो भी आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। ओके, आई कैन सी 3 आंसर्स आर कमिंग मेजरली। 10,500, 10,000, 13,000 ये मेजर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। 12,000 का भी किसी ने रिप्लाई दिया है। आपको अगर आइडिया नहीं है तो यू कैन मेंशन कि मुझे आइडिया नहीं है, तो भी आइडिया आएगा। ओके, शिवा कुमार लिख रहे हैं 10,500, 105% जो जीएसटीआर 2B में शो कर रहा है उसका। ओके, और कुछ रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स तो अभी भी आप टाइप कर सकते हो। यू हैव 10 सेकेंड्स मोर। ओके फ्रेंड्स, ग्रेट, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। ये काफी इंटरेक्टिव रहा है तो इट्स अ गुड साइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हमने आगे देखा कि मैं जीएसटीआर 2B में जो भी क्रेडिट शो कर रही है उसका 105% क्लेम कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे 13,000 की क्रेडिट टोटल लेनी है, बट मेरे पास 2B में कम है, तो लॉ मुझे बता रहा है कि आप 10,500 क्रेडिट क्लेम कर सकते हो
तो बाकी के क्रेडिट मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो दिस इज एज पर रूल 36(4). अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा लिंक ही है कि नेक्स्ट मंथ में जब फेब्रुआरी का जब मुझे 3B फाइल करना है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो CGST की क्रेडिट है वो 9,000 है। जो भी मेरी आगे की अनक्लेम्ड क्रेडिट है वो मेरी आ रही है 2,500, और जो तो टोटल मुझे 11,500 क्लेम करनी है एज पर माय रिकॉर्ड। और जो मुझे CGST में GSTR 2B जो है, तो उसमें मुझे 15,000 क्रेडिट शो कर रही है, बट 15,000 में से 12,000 ही एलिजिबल है, 3,000 इज नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल क्रेडिट है मेरी 12,000, मुझे क्लेम करनी है 11,500 एज पर माय रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे कितनी क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ जब मैं 3B फाइल करूंगा तब? क्या मैं 12,000 क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फेब्रुआरी के 2B में 12,000 शो कर रही है, या कोई और आंसर है? सो फ्रेंड्स प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन अ चैट बॉक्स। मुझे फेब्रुआरी में मैं कितनी ITC को क्लेम कर सकता हूँ? 11,500 बोल रहे, 12,000, ओके। कोई बोल रहे, शिवा बोल रहे 11,500 और 500 में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ओके। 11,500, 12,000, 12,000, ओके फ्रेंड्स। इस ये मंथ में, फेब्रुआरी के मंथ में मैं 11,500 ही क्रेडिट क्लेम कर पाऊंगा। इसका रीजन क्या है? मैंने पिछले महीने में जैसे हमने देखा कि ये 10,500 क्लेम कर ली है मैंने, तो ऑलरेडी मैंने 500 जो 500 रुपीज है वो क्लेम करके रखी हुई है। तो उसकी वजह से मैं मेरे यहाँ पे बकायदा बनती ही है 11,500। तो भले ही 2B में 12,000 शो कर रही है, शायद जो पिछले महीने नहीं को शो कर रही है 500, वो इस बार अभी शो कर रही है। तो मैं 12,000 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी एलिजिबल ITC 11,500 ही बचती है। 500 ऑलरेडी मैंने पिछले मंथ में ले ली है ज्यादा, बराबर है। तो मैं 11,500 ही क्लेम कर सकता हूँ। अगर कैरी फॉरवर्ड कब कर सकते हैं? अगर मैंने कोई पिछली मिस की हुई क्रेडिट नहीं है और कोई दूसरी नई क्रेडिट शो कर रही है, तो मैं उसको एक बार कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि पार्टी का बिल नहीं आता है अपने पास और फिर हम लोग अकाउंट में एंट्री पास नहीं करते हैं, बट 2B में वो शो करने लगता है। तो रिकंसिलेशन अगर आप करोगे ना मंथली बेसिस पे, तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि क्रेडिट 2B में शो कर रही है तो मुझे अकाउंट में एंट्री मारना बाकी है, तो आप अकाउंट में एंट्री उसकी पास कर पाओगे और आप सप्लायर से फॉलो अप कर पाओगे कि भाई इसका टैक्स इनवॉइस अभी मुझे नहीं मिला है, तो मुझे ये इनवॉइस भेज दो। तो इसकी वजह से 2B भी आपको हेल्प करेगा कहीं पे आप मिस कर रहे हो अकाउंट लेवल पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके नेक्स्ट, अभी मैं कुछ आपको GSTN पोर्टल के में से जो रिपोर्ट्स जनरेट हो सकते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, रेडी टू यूज, उसको मैं शो करूंगा। रिकंसिलेशन करने के लिए फ्रेंड्स आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे क्लियर टैक्स है, जो स्केप्टा करके कोई एक रिसेंटली नया सॉफ्टवेयर आया है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, उसके पेड वर्जन रहते हैं। बट अगर आपको वो सब पेड वर्जन में नहीं जाना है, आपको GSTN पोर्टल भी हेल्प कर सकता है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं होगा। आपको लॉगिन करना है, फिर सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आपको राइट हैंड साइड पे एक लास्ट रिपोर्ट शो कर रहा है, टैक्स लायबिलिटीज एंड ITC कंपैरिजन। आप होपफुली आप ये शो आप देख पा रहे होंगे, जो राइट हैंड साइड पे लास्ट आइटम है टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन, उसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने को आएगा, सो यू कैन सिलेक्ट दी फाइनेंशियल ईयर। अभी ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है, बट अगर आप 2 महीने होगा, मतलब 21-22 अगर आप सिलेक्ट करोगे तो भी रिपोर्ट शो करेगा, बट जितने भी महीने कंप्लीट हुए हैं वही डेटा दिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको वो ये स्क्रीन आपको देख पाओगे, इसका पूरा एक्सेल डाउनलोड भी हो जाएगा। नीचे बॉटम में एक ऑप्शन आता है, यू कैन डाउनलोड द एक्सेल फाइल ऑल्सो, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया यूटिलिटी है पोर्टल की। अभी ये जो पहली स्क्रीन है ये समरी शो कर रही है, जिसमें GSTR 1 और GSTR 3B क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले मंथ वाइज
जिसको हम लोग ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है आईटीसी का। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है कि मेरी जीएसटीआर 3B में मैंने कितनी आईटीसी क्लेम की है और मेरे 2A और 2B में कितनी आईटीसी शो कर रही है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो 2A की बात कर रहा है ना जीएसटीएन पोर्टल, वो 11 तारीख सॉरी 11th को, क्योंकि 2A के केस में 11th का कट ऑफ डेट है। तो उस टाइम पे क्या क्रेडिट शो हो रही है वो मुझे शो करेगा, या मेरे 2B के हिसाब से जो शो करेगा वो शो करेगा, नहीं कि आज की तारीख में 2A में कितनी क्रेडिट है, क्योंकि 2A जो है वो डायनामिक रिपोर्ट है, वो चेंज होता रहता है। तो ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे तो दूसरा एक रिपोर्ट है 4th नंबर का, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हेड वाइज ब्रेकअप दिख रहा है, जो 3B में हमने क्लेम किया है मंथ वाइज, और उसके बाजू में जो है वो 2A या 2B में मेरी कितनी क्रेडिट एलिजिबल है। तो जहाँ पे भी रेड फिगर्स आ रहे हैं ना, दैट इज इंडिकेटिंग कि मैंने मिसमैच है मेरा। जैसे ये जून महीने की बात करें 3rd मंथ, तो 3B में मैंने काफी ज्यादा ली है, बट मेरे 2A 2B में बहुत कम दिख रही है। तो ये एक शो कर रहा है। उसके बाद में एक यही रिपोर्ट का जो 4th नंबर रिपोर्ट है ना, वो उसमें बहुत लंबा जो रिपोर्ट में काफी सारे कॉलम्स हैं, तो मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो ये 4th नंबर का ही रिपोर्ट का रिमेनिंग पार्ट है, जहाँ पे पोर्टल शो कर रहा है कि कितनी मैंने शॉर्टफॉल, मतलब के माइनस में जो फिगर है वो मैंने कम ली है 3B के कंपेयर में, 2A में मैंने कम है वैसा है, या मैंने ज्यादा ले ली है तो वो प्लस शो करेगा। तो 3B माइनस 2A के हिसाब से जो फॉर्मूला आता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्यूमुलेटिव भी मुझे रिपोर्ट शो कर रहा है कि मेरी आईजीएसटी सीजीएसटी में क्यूमुलेटिव फिगर क्या है। तो क्यूमुलेटिव इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने एक महीने में कम ली है, दूसरे महीने में मैंने वो कम जो ली है उसको एडजस्ट कर लिया है, तो मेरा क्यूमुलेटिव डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी में कम क्रेडिट क्लेम की है, मतलब 2A में ज्यादा है बट 3B में मैंने कम ली है, और आईजीएसटी के केस में मैंने 3B में ज्यादा क्रेडिट ले ली है 3351। तो ये काफी रेडी टू यूज टूल है, और जीएसटी ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट भी इसको यूज करेंगे। तो इससे अगर आपका डेटा मैच कर रहा है या इससे आप रिकंसिलिएशन करोगे तो ये बहुत ही यूजफुल हो जाएगा आपके लिए।